हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 15 फरवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेस्ड ऑन योर रिकमेंडेशंस आई हैव डिसाइडेड टू मेक वीडियोस ऑन अ डेली बेसिस। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, इन्फ्लेशन ओवर कंफर्ट रेंज ऑफ 6%, नो नीड फॉर अलार्म। आरबीआई को इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है 2 से 6% के बीच में। तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन वो 6.01% हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जो इन्फ्लेशन उसने अपर टॉलरेंस लेवल को ब्रीच कर दिया है। अब आरबीआई की पॉलिसी स्टांसेस अलग अलग हो सकते हैं कि आरबीआई यहाँ पर इन्फ्लेशन को टारगेट कर रही है या आरबीआई यहाँ पर ग्रोथ को टारगेट कर रही है। तो एक्चुअली अभी आरबीआई चाहती है कि ग्रोथ हो, ब्रॉड बेस्ड रिकवरी हो, जिसकी वजह से आरबीआई ने अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस रखा हुआ है। और फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन की वजह से हमें ये जो इन्फ्लेशन की लिमिट दिख रही है वो 6.01% तक पहुँच चुकी है। अब प्रॉब्लम ये है कि लगातार इन्फ्लेशन बढ़ा रहा, तो उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो जो फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन हो वो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि क्लोथिंग, हाउसिंग, इसमें भी ये इन्फ्लेशन दिखने लग जाए। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया में इन्फ्लेशन एक तरीके से इंपोर्ट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और हम यहाँ पर क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे यहाँ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की भी एक प्रॉब्लम है। आगे हम चलते हैं। जो मार्केट है वो प्लमेट हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर डर है कि कहीं रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक ना कर दें, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर संत रविदास के बारे में बताया गया है। तो संत रविदास कौन थे? तो संत रविदास 15th-16th सेंचुरी मिस्टिक पोइट, सेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट। तो ये भक्ति मूवमेंट से एसोसिएटेड थे और मिस्टिक पोइट सेंट थे। जो एयर इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी हैं, वो नए जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी हैं वो हैं टर्किश एयरलाइंस, फॉर्मर टर्किश एयरलाइंस के चेयरमैन इल्कर आईसी। तो इल्कर आईसी आप ये नाम याद रख सकते हैं, कहीं पूछ लिया गया तो। अब यहाँ पर कर्नाटका पुलिस एक्ट 1963 में, जो कर्नाटका पुलिस एक्ट 1963 का था, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे और उसमें ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। क्या यहाँ पर चेंजेस किए गए थे? हम इससे पहले भी देख चुके हैं क्या अमेंडमेंट्स किए गए थे, एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आपको पेज ज़्यादा लग रहा हो तो आप पेज कम कर सकते हैं सेटिंग्स में जाकर। यहाँ पर कर्नाटका पुलिस एक्ट 1963, जिसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। अब पहली चेंज तो ये किया गया था कि हर फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग को बैन किया गया था। इसके अलावा जो ऑनलाइन गेमिंग है उसको भी बैन किया गया था। द प्रोविजंस आर डिक्लेयर टू बी अल्ट्रा वायर्स। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इन प्रोविजंस को अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर किया गया है और इनको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। हाउएवर, नथिंग इन द जजमेंट शैल बी कंस्टिट्यूट टू प्रिवेंट एन अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन फ्रॉम बीइंग ब्रॉट अबाउट कंसर्निंग द सब्जेक्ट दैट इज बैटिंग एंड गैम्बलिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस। तो इसके बाद यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नया लॉ ला सकती है। अब प्रॉब्लम ये है जो हाईकोर्ट ने बताई कि यहाँ पर गेम्स में डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है कि यहाँ पर एक गेम ऑफ चांस होता है, एक गेम ऑफ स्किल होता है, लेकिन दोनों को यहाँ पर बैटिंग और गैम्बलिंग में डाल दिया गया, जबकि यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत थी कि क्या गेम ऑफ स्किल और क्या गेम ऑफ चांस है। और रिट ऑफ मैंडेमस इज इशूड। तो यहाँ पर मैंडेमस का रिट इशू किया गया। बाकी आपने रिट्स पढ़े होंगे, हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शोरारी, तो ये सारे आप एक बार रिवाइज कर लेना लक्ष्मीकांत से। द गेमिंग फेडरेशन एंड अदर्स had sought a stay on the new provisions of the act which sought to place games of skill when placed online in the category of games of chance। तो बेसिकली एक्ट में क्या बोला गया कि अगर आप गेम ऑफ स्किल भी ऑनलाइन खरीदते हो, तो ऑनलाइन खेलते हो, तो उसको गेम ऑफ चांस में इंक्लूड किया जाएगा। तो जिसकी वजह से इनको भी बैन किया गया था, गेम ऑफ स्किल्स को भी। तो वन ऑफ द प्राइमरी ग्राउंड्स ऑन विच द न्यू गेमिंग लॉज वर चैलेंज्ड इन कर्नाटका वाज दैट गेम्स ऑफ स्किल हैव बीन क्लब्ड विद गेम्स ऑफ चांस। तो यहाँ पर गेम्स ऑफ स्किल को गेम्स ऑफ चांस के साथ क्लब कर दिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर गेम्स ऑफ स्किल भी बैन हो गए थे। जो गेमिंग फेडरेशन और कंपनीज ने आर्ग्यू किया था, सुप्रीम कोर्ट ने 1957 में यहाँ पर गाइडलाइंस निकाली थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था जो गेम ऑफ स्किल्स हैं वो बिजनेस एक्टिविटीज़ है और वो यहाँ पर अलाउड है अंडर आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गेम ऑफ स्किल्स अलाउड है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट 1957 ऑर्डर, कि यहाँ पर जो गेम ऑफ स्किल्स हैं वो आते हैं आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस के डिफरेंस की वजह से दोनों को ही यहाँ पर बैन कर दिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसने स्ट्रक डाउन कर दिया और इसको बोल दिया कि दिस इज अल्ट्रा वॉइस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी यहाँ पर फर्स्ट पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। जो केरला का रेल प्रोजेक्ट है, मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर स्टे लगा दी गई है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का ये कहना है प्रोजेक्ट उतना फीजिबल नहीं है, लेकिन अब वापस उसका सर्वे होगा, देखा जाएगा कि सोशल इम्पैक्ट कितना उसका। ये इंपॉर्टेंट नहीं, तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी हमने देख लिया कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ से क्या कनेक्ट करेगा, ट्रैवलिंग टाइम कितना कम हो जाएगा, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर इसरो के जो लॉन्चेस हैं, 2022 का पहला लॉन्च है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक सैटेलाइट तो लॉन्च की गई है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04। तो PSLV C-52 रॉकेट कैरिंग EOS 04 एंड 2 अदर सैटेलाइट्स। अब बाकी जो 2 सैटेलाइट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब पहले हम ये देख लेते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 करने क्या वाला है। तो ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो कि यहाँ पर लैंड की इमेजेस देगा, वेदर कंडीशंस में इमेजेस देगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पर डेटा कलेक्ट करके कुछ एक्शंस ले सकते हैं। तो EOS 04, which is the radar imaging satellite meant to provide high quality images of the land under all weather conditions, was deposited in the intended sun synchronous polar orbit।
अब दूसरी यहाँ पर जो सैटेलाइट लॉन्च की गई वो है इंस्पायर सेट 1। अभी जो इंस्पायर सेट 1 है इसे बनाया गया है तिरुवनंतपुरम बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स फ्रॉम सिंगापुर एंड नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ताइवान हैव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सैटेलाइट। तो इस सैटेलाइट में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने कोलैबोरेट किया है। तो ताइवान की यूनिवर्सिटी, सिंगापुर की यूनिवर्सिटी, कोलोराडो की यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स और इसके अलावा यहाँ पर तिरुवनंतपुरम बेस्ड यूनिवर्सिटी। अब इसकी वजह से ताइवान इंडिया वन चाइना पॉलिसी के ऊपर बिलीव करता है कि हम बिलीव नहीं ना भी करते हो लेकिन हमारा ऑफिशियल स्टैंड तो यही है कि वन चाइना पॉलिसी। तो इसके बाद भी हम यहाँ पर ताइवान के साथ इंगेज हो रहे हैं। भले ही हम यहाँ पर पॉलिटिकल लेवल पे इंगेज नहीं हो रहे लेकिन नॉन पॉलिटिकल लेवल पे ऑफकोर्स हम इंगेज हो रहे हैं। तो इट इज़ द न्यू एरिया ऑफ इंगेजमेंट विद द पीपल ऑफ ताइवान। बिफोर दिस इसरो हैड लॉन्च सैटेलाइट्स फ्रॉम 34 कंट्रीज बट नेवर फ्रॉम ताइवान। इससे पहले इसरो ने कभी भी ताइवान की कोई भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं की थी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि यहाँ पर ताइवान से कोई सैटेलाइट का कॉन्ट्रीब्यूशन हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। तो इंडिया मेंटेन्स वन चाइना पॉलिसी, तो हम वन चाइना पॉलिसी को अभी भी मेंटेन करते हैं। तो हम ताइवान को और नॉन पॉलिटिकल एरियाज इंगेज कर सकते हैं जो कि हमने किया। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप। इसके अलावा INS-2D, अब INS-2D क्या है? तो टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर है फॉर द फर्स्ट इंडिया भूटान जॉइंट सैटेलाइट। और नेक्स्ट मंथ यहाँ पर इंडिया भूटान जॉइंट सैटेलाइट जो है वो लॉन्च होने वाली है जिसका नाम है भूटान सेट। और INS-2B मार्च में लॉन्च होगी। तो आई होप आपको सब समझ आ गया हो कि यहाँ पर इंस्पायर्ड सेट 1 है और दूसरी यहाँ पर INS-2D है जो कि अभी टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर है। और यहाँ पर जो सैटेलाइट है वो यहाँ पर मार्च में लॉन्च होगी। कोविन आपको आप पता होगा, आपने वैक्सीनेशन के लिए उसी के ऊपर रजिस्ट्रेशन किया होगा। तो कोविन इज इंडियाज डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि WHO के साथ इंडिया टॉक्स में है कि कोविन प्लेटफॉर्म जो उसको ग्लोबली शेयर किया जाए। तो कोविन आपको पता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, वो बस एक ये था कि कौन सा यहाँ पर मेडिकल स्कूल खोला जाएगा, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब CBSE के नए चेयरमैन है विनीत जोशी, तो बस आपको नाम पता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं द न्यू लुक ईस्ट पॉलिसी। अभी मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा जल्द ही अर्ली हार्वेस्ट डील होने वाली है और थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर एग्रीमेंट साइन हो जाएगा अगले साल तक। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हम फिलीपींस को देने वाले हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको पता चल गई, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील होने वाली है और ब्रह्मोस हम देने वाले हैं फिलीपींस को। तो इंडो पैसिफिक में ये इंडिया की इंपॉर्टेंस दिखाता है। तो अ न्यू एम्फेसिस ऑन स्ट्रेटेजिक ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड द टर्न टू मिलिट्री एक्सपोर्ट शुड बिगिन टू प्लग टू मेजर वीकनेस इन इंडियाज रीजनल स्ट्रैटेजी। अभी तक ये माना जाता था कि जो क्वाड है उसमें यूएस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इंडो पैसिफिक में रोल इस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया भी उतना ही इंपॉर्टेंट रीजनल प्लेयर है इंडो पैसिफिक के लिए। तो इंडिया इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी वर्क्स ऑन टू लेंग्स, स्ट्रेंथनिंग इट्स नेशनल एंगेजमेंट विद द रीजन। तो अब इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को हम कैसे बदलना चाहते हैं? पहली बात ये कि रीजन में हम अपनी नेशनल एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील कर रहे हैं, हम यहाँ पर फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दे रहे हैं एंड स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप विद लाइक माइंडेड नेशंस। अब इंडियाज नोवल अप्रोच फिट्स वेल विद द यूएस स्ट्रैटेजी। अब यूएस की स्ट्रैटेजी कैसे बदली वो भी हम देखते हैं। जो वॉशिंगटन है वो अपनी अलायंसेस को बहुत सीरियस लेता है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि जो उनकी अलायंसेस में पार्टनर्स हैं वो खुद डिफेंसिव हो सकें। नॉर इज द यूएस कलेक्टिंग मोर कैंप फॉलोअर्स इन द इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक में और कैंप फॉलोअर्स यहाँ पर यूएस ऐड नहीं कर रहा है। इट इज लुकिंग एट पार्टनर्स एंड लाइक माइंडेड कंट्रीज दैट हैव द स्ट्रेटेजिक इंसेंटिव, पॉलिटिकल एजेंसी एंड मटेरियल कैपेबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू रीजनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर ऐसे मेंबर्स होनी चाहिए जो कि रीजनल सिक्योरिटी को कंट्रीब्यूट कर सकें। इसके लिए इंडिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर यूएस ने निकाला था जिसमें यूएस ने बात की कि फ्री और ओपन कनेक्टेड प्रॉस्पेरस सिक्योर एंड रेजिलिएंट इंडो पैसिफिक यूएस अकेले नहीं बना सकता। उसके लिए यहाँ पर यूएस को पार्टनर्स की ज़रूरत है और इंडिया उसमें सबसे बड़ा रिलायबल पार्टनर है। अगर इंडिया की कैपेबिलिटी देखें तो इंडिया की कैपेबिलिटी नो डाउट लगातार बढ़ रही है और इंडिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एशिया में पावर स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए। अगर इंडिया नहीं स्टेबलाइज कर सकता तो चाइना जो है वो अपनी हेजेमनी बना लेगा। इंडियाज कंटिन्यूड राइज इन रीजनल लीडरशिप। तो इसके लिए ज़रूरी है जो इंडिया है वो लगातार राइज करे और यहाँ पर हम चाइना के साथ कंपटीशन कर सके और चाइना को यहाँ पर एक पावर स्ट्रक्चर में टक्कर दे सके। तो उसके लिए यहाँ पर यूएस हमारी हेल्प करेगा। तो यही सब उन्होंने अपने इंडो पैसिफिक डॉक्यूमेंट में बोला है। द स्ट्रैटेजी सीक्स टू वर्क विद इंडिया थ्रू रीजनल ग्रुपिंग्स टू प्रमोट स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में स्टेबिलिटी करनी है। बाकी यहाँ पर जो क्वाड के मेंबर्स हैं वो और एरियाज में कोलैबोरेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ स्पेस, साइबर स्पेस, डीपन आर इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, और यहाँ पर फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक को कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। यूएस इस बात को भी एक्नॉलेज करता है इंडिया एक लाइक माइंडेड पार्टनर है और एक लीडर है साउथ एशिया में और इंडियन ओशियन में, और इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हम यहाँ पर इंडो पैसिफिक को फ्री करना चाहते हैं। तो एम्फेसिस ऑन इंडिया इज स्पेशल बट बाई नो मीन्स एक्सक्लूसिव। अब इंडिया के ऊपर एम्फेसिस जो है वो स्पेशल तो है पर एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव नहीं है इसका मतलब ये है रीजनल आर्किटेक्चर को बिल्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्वाड में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जापान भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
Put simply, an India that seeks to be leading power in the region will be a better partner for the US than an India that is weak and defensive. तो वही इंडिया यूएस के लिए अच्छा है जो कि यहाँ पर पावर हो, एक मेजर पावर हो रीजन में और लीड कर सके. दिल्लीज डिसीजन, अब यहाँ पर आपको लीड करने के लिए आपके इकोनॉमिक क्लाउड बहुत अच्छा होना चाहिए. तो इकोनॉमिक क्लाउड को अच्छा करने के लिए ट्रेड और सिक्योरिटी मैटर्स में आपके डोमेन में एक हेजेमनी होनी चाहिए कि आप ट्रेड और सिक्योरिटी के मैटर में बहुत अच्छे हो. लेकिन दिल्ली ने क्या किया, दिल्ली ने आरसेप से वॉकआउट कर लिया. तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से हमने वॉकआउट कर लिया और हमने ये बोला कि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे पुश देंगे, आत्मनिर्भर भारत को पुश देंगे. तो उसकी वजह से कुछ कंट्रीज़ का ऐसा कहना है जो इंडिया है वो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन से पीछे हट रहा है और इंडिया यहाँ पर प्रोटेक्शनिस्ट मेजर को फॉलो कर रहा है. तो ये एक कंसर्न का इशू है. इसके अलावा जो इंडिया है वो यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करने की कोशिश कर रहा है. फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा अगले साल तक. इसके अलावा इंडिया हैज़ ऑल्सो इंटेंसिफाइड ट्रेड टॉक्स विद द यूएई, इजराइल, यूके. तो हम यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करने की कोशिश करें. लेकिन ऑथर ने ये बताया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक कंट्री के साथ करना और एक रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में होना उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. तो यहाँ पर हम कोशिश करें कि ऐसे हम किसी रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में भी हो जिसमें यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ का हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे आरसेप था. तो ट्रेड इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट बायलैटरल पैक्ट्स can't be a substitute for larger regional agreement. India is not part of any today. तो इसका पार्ट बनने की हमें कोशिश करनी चाहिए. बाकी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस हम इंडिया में बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हम यहाँ पर $375 मिलियन जो इंडिया ने फिलीपींस के साथ एग्रीमेंट साइन किया है कि हम 3 मिसाइल बैटरीज ऑफ द शोर बेस्ड एंटी शिप वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस उनको देंगे. देर इज़ अ ग्रेट सिनर्जी बिटवीन द यूएस डिजायर टू एम्पावर एलाइज. तो यहाँ पर जो यूएस है वो एलाइज को एम्पावर करना चाह रहा है और इंडिया भी वर्ज पे है कि इंडिया चाहता है कि वो एम्पावर हो और अपने आप को यहाँ पर डिफेंड कर सके और लीडरशिप रोल्स ले सके. शाहबानो केस आपको पता होगा कि शाहबानो केस में क्या हुआ था. तो शाहबानोज रेपुडिएशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ग्रांटिंग हर मेंटेनेंस लेड टू द पासिंग ऑफ द लॉ विच going against both women's right and secularism excluded Muslim women from the benefits of a legal provision available to all divorced women. तो बेसिकली यहाँ पर मुस्लिम women के अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम पर्सनल लॉ कि यहाँ पर जो मेंटेनेंस देना होता था वो सिर्फ 90 दिनों का देना होता था इद्दत पीरियड के दौरान. लेकिन यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया था कि जो मुस्लिम women है वो भी एंटाइटल्ड हैं कि उनको मेंटेनेंस दिया जाए. अगर वो खुद को यहाँ पर नहीं मेंटेन कर सकती तो उनको यहाँ पर मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाए. तो वही यहाँ पर शाहबानो जजमेंट था. लेकिन उसके बाद उस समय की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने यहाँ पर एक एक्ट पास किया और इस जजमेंट को ओवरटर्न करने की कोशिश की थी. तो यही है, बस आगे हम चलते हैं. यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये आप देख सकते हैं. ये यूपी के इलेक्शंस के ऊपर है. मिथ ऑफ द ट्रिकल डाउन, ये इससे पहले जो संडे में आर्टिकल आया था उसके ऊपर कुछ एक कमेंट्री समझ सकते हैं आप. तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे. कनाडा में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है. प्रोटेस्ट का रीज़न क्या है कि वही ट्रकर्स को वैक्सीन मैंडेट कर दिया है कि आपको यहाँ पर वैक्सीन अगर आपने लगवाई है तभी आप यहाँ पर कनाडा में आ सकते हैं. इसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रकर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. अब इमरजेंसी पावर्स यूज़ की गई हैं बाय द जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है. उन्होंने इमरजेंसी पावर्स यूज़ करेंगे इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए. अगर हम कनाडा में देखें तो इमरजेंसी पावर्स का बहुत कम यूज़ हुआ है. तो इमरजेंसी पावर्स हैव बीन इन्वोक्ड बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट ओनली वंस इन पीस टाइम. और यहाँ पर भी शायद यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ये लोग इमरजेंसी पावर्स. तो कैनाडाज टू टू इन्वोक रेयरली यूज इमरजेंसी पावर्स टू एंड प्रोटेस्ट. इंपॉर्टेंट नहीं है. इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट एंड एफटीए. तो मैंने आपको बताया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी अर्ली हार्वेस्ट डील होगी और यहाँ पर 12 से 18 महीने बाद यहाँ पर कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट होगा. अब अर्ली हार्वेस्ट डील क्या होती है? तो बेसिकली यहाँ पर कुछ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर यहाँ पर टैरिफ्स को लिबरलाइज करने की कोशिश की जाती है. तो इट विल कवर मोस्ट एरियाज ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोथ कंट्रीज इंक्लूडिंग गुड्स, सर्विसेज, रूल्स ऑफ ओरिजिन, सैनिटरी एंड फाइट टू सैनिटरी मेजर्स एंड कस्टम प्रोसीजर्स. इसके अलावा अगर हम देखें जो ऑस्ट्रेलिया है की इम्पोर्ट्स क्या है ऑस्ट्रेलिया के टू इंडिया, तो वो है कोल, गोल्ड, एलएनजी. वर्ल्ड की एक्सपोर्ट जो ऑस्ट्रेलिया को क्या एक्सपोर्ट करते हैं? तो डीजल, पेट्रोल, जेम्स एंड ज्वेलरी. अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो ये बात समझता है कि डेयरी, बीफ, वीट ये सब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सेक्टर्स हैं इंडिया के लिए. तो इनके ऊपर वो ज़्यादा यहाँ पर नेगोशिएशन करने की कोशिश नहीं करेंगे. तो तहान सेट ऑस्ट्रेलिया अंडरस्टूड दैट डेयरी, बीफ एंड वीट फॉर सेंसिटिव सेक्टर्स फॉर इंडिया, इंडिकेटिंग दैट ऑस्ट्रेलिया वुड लाइकली नॉट सीक मार्केट एक्सेस फॉर प्रोडक्ट्स इन दीज कैटेगरीज. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया इज लाइकली टू सीक मार्केट एक्सेस फॉर वाइन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो मार्केट एक्सेस लेने की कोशिश करेगा वाइन्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, क्योंकि इंडिया जो है वो वाइन को लार्ज स्केल में प्रोडक्शन नहीं करता है. दूसरी बात, दोनों कंट्रीज़ ने बात की है कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ दोनों ही कंट्रीज़ में रिकॉग्नाइज की जा सकती हैं एक दूसरी कंट्रीज़ की. तो तेहान ऑल्सो नोटेड दैट बोथ कंट्रीज आर ऑल्सो लुकिंग एट म्यूचुअल रिकग्निशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टू बूस्ट द नंबर ऑफ इंडियन एजुकेशन. इसके अलावा यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा. क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर मटीरियल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं है. तो वो यहाँ पर इंडिया में आएंगे और इंडिया में उनकी प्रोसेसिंग होगी. तो वी हैव प्लेंटीफुल सप्लाईज ऑफ दीज रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स इन ऑस्ट्रेलिया, बट वी नीड प्लेसेस फॉर देम टू बी प्रोसेस्ड. और वो यहाँ पर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग
को बूस्ट मिलेगा एक तरीके से। बाकी दोनों ही कंट्रीज़ यहाँ पर क्वाड के पार्ट हैं, यहाँ पर FTA करने की कोशिश करें और भी कंट्रीज़ के साथ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UK, कनाडा, EU एंड इजराइल। आगे हम चलते हैं। और ज़्यादा चाइना की जो ऐप्स हैं उनको बैन कर दिया गया। अब ये किसके अंदर पावर मिलती है कि यहाँ पर ऐप्स को बैन किया जाता है, तो यहाँ पर इमरजेंसी पावर्स हैं अंडर सेक्शन 69 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिससे गवर्नमेंट को पावर मिलती है कि गवर्नमेंट यहाँ पर ऐप्स को बैन कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रिप्टो वर्ड्स देन पॉन्जी। आगे हम चलते हैं। जियो एंटर्स सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस मार्केट, फॉर्म्स जॉइंट वेंचर विद SES। अब ये जो SES है लग्जमबर्ग बेस्ड कंपनी है। तो जियो प्लेटफॉर्म हैज फॉर्म्ड अ जॉइंट वेंचर विद लग्जमबर्ग बेस्ड सैटेलाइट लिंक्ड कंटेंट, और यहाँ पर सैटेलाइट नेटवर्क, सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर इलॉन मस्क का स्टारलिंक नेटवर्क है, इसके अलावा वन वेब जिसको यहाँ पर एयरटेल बैक कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर जो जियो है वो भी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, लेकिन डिफरेंस क्या दोनों में वो हम देखते हैं। तो जो SES है वो काम करता है जियो स्टेशनरी अर्थ सैटेलाइट और यहाँ पर मिडिल अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। तो यहाँ पर ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में काम करता है और यहाँ पर मिडिल ऑर्बिट में काम करता है, लेकिन जो इलॉन मस्क का स्टारलिंक है वो काम करता है लो अर्थ ऑर्बिट में। तो यहाँ पर जो SES है वो काम करता है जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट और MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, लेकिन यहाँ पर जो इलॉन मस्क का स्टारलिंक है वो काम करता है लो अर्थ ऑर्बिट। अब डिफरेंस क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई सैटेलाइट यहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है लो अर्थ ऑर्बिट से, कोई सैटेलाइट यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है मिडिल अर्थ ऑर्बिट से, तो उससे फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऊपर से सैटेलाइट, जैसे कि आप मिडिल अर्थ ऑर्बिट से कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हो, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो लार्जर एरिया कवर कर लेती हैं कम ही सैटेलाइट्स, लेकिन उसमें जो लेटेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर लेटेंसी ज़्यादा होती है, तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप लो अर्थ ऑर्बिट का इस्तेमाल कर रहे हो इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए, तो उसमें सैटेलाइट्स तो ज़्यादा लगेंगी, लेकिन यहाँ पर लेटेंसी बहुत कम होगी, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।